हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। और मैं उम्मीद करूंगी कि अच्छे होंगे और भले चंगे होंगे। और सबसे पहले तो मैं आप सभी का अपने चैनल पर वेलकम करती हूं तहे दिल से। और जितने भी मेरे देशवासी हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली है, मेरे गांव के हैं, मेरे आस पड़ोसी हैं, छोटे हैं बड़े हैं, जितने भी हम आपस में बातें कर रहे हैं, सभी को हैप्पी दिवाली। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और मेरे चैनल पर सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले फिर वही मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है और मेरी सपोर्ट आप पूरी तरह से करना है। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रख सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करना है। समय को ख़राब ना करते हुए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और वीडियो बहुत ही फैंटास्टिक होने वाली है। नई वीडियो है, वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों, एक दिन भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे होते हैं, तो तभी एक शिष्य अपनी सीट पर खड़ा होकर भगवान गौतम बुद्ध से कहता है कि मेरे 3 क्वेश्चन है, पहले आप मेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर दें। तभी भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्य से कहते हैं कि आप अपने पहले प्रश्नों का प्रश्न बताएं। तो शिष्य कहता है कि मेरा पहला प्रश्न है कि कौन किसके भाग का खाता है। दूसरा प्रश्न है संसार में कौन सबसे ज़्यादा बलशाली है। तीसरा है यदि कोई अपनी बात को कहकर मुकर जाए तो उसके साथ अंत में क्या होना चाहिए, उसे क्या सज़ा मिलनी चाहिए। तब भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा। कहानी बहुत फैंटास्टिक होने वाली है, कहानी को बहुत ध्यान से सुनना है, चले मत जाना है। ये कहना है भगवान गौतम बुद्ध का अपने शिष्यों के लिए। दोस्तों, ये कहानी है बहुत ही फैंटास्टिक। एक जंगल में एक बहुत बड़ा पुराना बड़ का पेड़ होता है। उस बड़ के पेड़ के ऊपर एक बाघ पक्षी का निवास होता है। उस बड़ के पेड़ के पास ही एक सांप का बिल होता है। जैसे ही सांप अपने बिल से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तभी बड़ के पेड़ के ऊपर बैठे हुए जो बाघ पक्षी हैं तुरंत वो सांप पर हमला कर देते हैं और उसको अपना निवाला बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही सांप अपने मुंडी को अपने बिल में से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और वो देखना चाहते हैं कि जो ये बाघ पक्षी यहीं बैठे हैं या चले गए हैं, तो तभी वो बाघ पक्षी तुरंत सांप पर हमला करते हैं। और जैसे ही हमला होता है, सांप तुरंत अपने बिल के अंदर चले जाते हैं। लेकिन वो अब सांप अपने बिल से बाहर भी नहीं आ जा सकते हैं, क्योंकि अब वो भूखे प्यासे अपने बिल के अंदर पड़े रहते हैं। कई रोज हो गए इस खेल खेलते हुए, लेकिन जो बाघ पक्षी हैं वो भी अपने स्थान पर बैठे हुए होते हैं और वो सांप पर पूरी तरह नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि वो बाघ पक्षी सांप को अपना निवाला बनाने की पूरी कोशिश में है। लेकिन जैसे ही सांप अपने बिल में बैठे बैठे सोचने लगता है कि काश यहाँ के जो राजा हैं विक्रम, उनके पास मेरी समस्या को पहुँचा दे या मुझे उनसे मिलवा दे, तो उसका एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। राजा विक्रम पूरी प्रजा का दुखों का निवारण करते हैं, कोई मेरी समस्या को भी उन तक पहुँचा दे। एक दिन राजा विक्रम उसी मार्ग से जंगल की ओर जा रहे थे। जैसे ही व्यक्ति के पैरों की आहट को सर्प देवता सुनते हैं। एक दिन राजा विक्रम उसी मार्ग से जंगल की तरफ जा रहे थे। जैसे ही सर्प देवता व्यक्ति के पैरों की आहट को सुनते हैं, तो वो अपने लफ्ज़ को दोबारा से कहने लगते हैं कि राजा विक्रम पूरी प्रजा के दुखों का निवारण करते हैं, मेरी समस्या को भी यदि वो हल कर दें या फिर मुझे उनसे कोई मिलवा दे, तो मैं उसका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। सर्प देवता की बात सुनकर राजा विक्रम अपने पैरों को रोक लेते हैं और सर्प देवता से कहते हैं कि तुम्हारी समस्या क्या है और जिसका मैं निवारण कर सकूं। सर्प देवता राजा विक्रम से कहते हैं कि जो ये बड़ का पेड़ है, इस पर बाघ पक्षी का निवास है और जैसे ही मैं अपने बिल से निकलने की कोशिश करता हूं, तो ये मुझ पर हमला कर देते हैं और ये अपना निवाला बनाने की कोशिश रखते हैं। और आप कैसे न कैसे इनसे मुझे छुटकारा दिला दीजिए, नहीं तो ये मुझे मार ही डालेंगे।
राजा विक्रम सर्प देवता से कहते हैं कि आप मेरे साथ चलिए और मैं आपको जंगल से दूर किसी सुनसान जगह पर ले जाकर छोड़ दूंगा और वहाँ पर कोई भी बाघ पक्षी आपको परेशान नहीं करेगा। सर्प देवता राजा विक्रम से कहते कि ऐसे मैं आपके साथ नहीं चल सकता, ऐसे तो ये बाघ पक्षी हमारा पीछा करते हुए हमारे साथ चलेंगे और जहाँ पर भी मैं रहूँगा वहीं पर जाकर अपना निवास स्थान बना लेंगे और ये मुझ पर हमला कर देंगे और ये मुझको मार ही डालेंगे। मैं ऐसे आपके साथ नहीं चल सकता। तो राजा विक्रम सर्प देवता से कहते तो मैं आपकी समस्या का हल कैसे कर सकता हूँ। तब सर्प देवता राजा विक्रम से कहते हैं कि आप मुझे अपने अंदर ले लीजिए, अपने पेट में बैठा लीजिए और आप किसी जंगल से दूर किसी सुनसान जगह पर जाकर छोड़ दीजिए और जैसे ही आप सुनसान जगह पर जाकर मुझे छोड़ देंगे मैं आपके पेट से बाहर निकल जाऊंगा, तो मेरी रक्षा हो सकती है, वरना ये जो बाघ पक्षी मुझे नहीं छोड़ेगा, अपना शिकार बनाकर ही ये रहेगा। जैसे ही राजा विक्रम सर्प देवता की बात को सुनते हैं तो वो अपने मुंह को पूरा तरह से खोल लेते हैं और नाग देवता से कहते हैं ठीक है, आप मेरे अंदर प्रवेश कर जाइए। राजा विक्रम मुंह को खोलकर बैठ जाते हैं और नाग देवता पूरी तरह से राजा विक्रम के पेट में उतर जाते हैं और कुंडली बनाकर वो पेट में बैठ जाते हैं। पूरा जंगल जैसे ही राजा विक्रम पूरा जंगल क्रॉस कर जाते हैं और जैसे ही सुनसान जगह पर जाकर राजा विक्रम जंगल को क्रॉस करते हुए जैसे ही सुनसान जगह पर राजा विक्रम पहुंचते हैं और नाग देवता से कहते हैं कि सुनसान जंगल आ गया है, आप अब मेरे पेट से बाहर आ सकते हैं, यहाँ पर तुम्हें कोई भी बाघ पक्षी परेशान नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही राजा विक्रम सर्प देवता से कहते हैं तो सर्प देवता एकदम बाहर आने से पेट में रहकर मिल रहा है, उतना तो कभी भी मुझे अपने बिल में रहकर नहीं मिला है। अब मैं आपके पेट से कभी भी बाहर नहीं आऊँगा, मैं आपके पेट में रहकर ही जो है जीवन में अपना व्यतीत करूँगा, मुझे यहाँ पर बहुत सुख मिल रहा है। लेकिन राजा विक्रम सर्प देवता से कहते हैं कि आपने मुझे वादा किया है और आप अपने वादे से मुकर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। सर्प देवता बाहर आने से साफ इनकार कर देते हैं। तो राजा विक्रम सोचने लगते हैं कि जो ये सर्प देवता है ये बहुत ही दुष्ट है और ये अपनी बात से मुकर गए हैं, अब क्या करना चाहिए। राजा विक्रम जंगल में एक जगह पर बैठ जाते हैं और उनके शरीर से कोढ़ बहने लगता है, उनके शरीर से बदबू आने लगती है क्योंकि ये एक सर्प का जहर था। अब राजा विक्रम सोचने लगते हैं कि अब तो मैं वापस राजमहल भी नहीं जा पाऊंगा क्योंकि अब मैं कोढ़ी बन गया हूं। अब यहाँ जंगल में रहकर मुझे सांप से भी छुटकारा पाना चाहता है और जैसे कैसे करके अपने कोढ़ को भी ठीक करना है, उसके बाद ही मैं राजमहल में जा पाऊंगा। राजा विक्रम एक पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाकर वहाँ पेड़ के नीचे जाकर उस झोपड़ी में लेट जाते हैं और उनके शरीर से कोढ़ बह रहा है, बदबू भी आ रही है, वो अब एक पूरी तरह से कोढ़ी बन गए हैं। दोस्तों, एक राजा होते हैं तंवर धवन, उनकी 3 बेटियां होती हैं। वो राजा धवन जो होते हैं वो बहुत ही अहंकारी और अभिमानी होते हैं, घमंडी होते हैं। तो वो एक दिन अपने तीनों बेटियों को अपने पास बुलाते हैं और वो तीनों बेटियों से कहते हैं कि कौन किसके भाग का खाती है। राजा धवज की जो 2 बेटियां होती हैं वो अपने पापा के डर के मारे अपने पिताजी से कहती हैं कि हम तो पापा तुम्हारे भाग का ही खाते हैं। लेकिन जो तीसरी बेटी होती है राजा धवन की, वो तो बड़ी बेटी होती है जिसका नाम होता है चित्रलेखा। चित्रलेखा अपने पापा से कह देती कि मैं अपने किसी के भाग का नहीं खाती, मैं अपने भाग का ही खाती हूँ। जैसे ही तंवर ध्वज अपनी बेटी के मुंह से इस बात को सुनते हैं तो वो बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और वो नाई और पंडित को बुलाते हैं और वो उनको आदेश देते हैं कि जो ये मेरी 2 बेटी हैं, इनका जो रिश्ता है किसी अच्छे बड़े घराने में, राजघराने में करके आना, और जो ये मेरी तीसरी बेटी है इसका जो रिश्ता है, इसका रिश्ता या तो कोई कोढ़ी हो या फिर जिसके हाथ पैर कटे हों उससे तय करके आना। जैसे ही राजा पंडित और नाई को आदेश देते हैं और वो राजा की आज्ञा पाकर अपने लड़कियों के लिए दूल्हा ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही नाई और पंडित
पहले तो 2 लड़कियों के लिए दूल्हा ढूंढने के लिए जाते हैं। वो एक बहुत ही ऊंचे राजघराने में उनके लिए लड़के तय कर देते हैं। जब तीसरी बेटी का नंबर आता है तो उनको बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है कि ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा। तो जब काफ़ी समय हो जाता है और वो लड़का चित्रलेखा के लिए लड़का ढूंढते ढूंढते उसी जंगल से जैसे ही क्रॉस करके जा रहे थे, तो वे एक पेड़ के नीचे एक झोपड़ी होती है और उसमें राजा विक्रम को लेटा हुआ देखते हैं कि उसके शरीर से कोढ़ बह रहा है और बदबू भी आ रही है, क्योंकि ये एक सर्प का जहर था। तो वो आपस में विचार करने लगते हैं कि इससे अच्छा लड़का हमें और कहाँ मिलेगा। अब ये राजा का भी आदेश है। वो चित्रलेखा का रिश्ता राजा विक्रम से तय कर देते हैं और रिश्ता तय करके वो राजमहल में वापस चले जाते हैं। लेकिन बहुत ही जल्दी जो राजा तंवर धवन जो होते हैं, वो बहुत ही जल्दी चित्रलेखा का जो विवाह का जो कार्यभार है, जो संपूर्ण विवाह जंगल में ही आके राजा विक्रम के साथ तय कर देते हैं और फिर अपने घर राजमहल लौट जाते हैं। दोस्तों, चित्रलेखा एक पतिव्रता नारी होती है और वो अपने पति की सेवा बहुत मन लगा कर करती है और भगवान भी उसके साथ इतना ही अच्छा करता है और भगवान भी उसकी सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं और उसको ऐसी राह दिखाते हैं कि अच्छे आदमियों के साथ भगवान अच्छा ही करते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि जहाँ पर ये राजा विक्रम की जो कुटी थी, विक्रम लेटे हुए थे, कोढ़ी के रूप में थे, वो एक पूरी तरह से कोढ़ी थे। वहाँ पर एक नज़दीक एक पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ के नीचे एक सांप का बिल था। रात को जब चित्रलेखा अपने पति की सेवा कर रही होती है, तभी एक सर्प राजा विक्रम के पास आकर बैठ जाता है और जो सांप राजा विक्रम के पेट के अंदर होता है, उससे वो कहता है कि तुम अपनी बात कहकर और तुम मुकर गए हो, ये बात अच्छी नहीं है। तुमने एक परोपकारी राजा विक्रम के साथ अच्छा नहीं किया है। जितना समय तुमने इनका खराब कर दिया है, इतने समय में तो ये कितने दुखियों के दुखों को दूर करते, कितने प्रजा को ये सुख की चैन देते, और तुमने इसके साथ तुम अपनी बात से मुकर गए हो, तुमने इनके साथ अच्छा नहीं किया है। तो यदि कोई मैं इनके मरने का कारण बताता हूँ। यदि कोई यहाँ सुन रहा है तो मेरी बात ध्यान से सुनना। यदि कोई राजा को थोड़ा सा गंगा जल लाकर पिला दे, तो जैसे ही गंगा जल राजा के पेट में जाएगा तो सांप के 100 टुकड़े हो जाएंगे, और जैसे ही सांप के 100 टुकड़े हो जाएंगे तो ये मल के द्वारा बाहर आ जाएगा और राजा एकदम से स्वस्थ हो जाएंगे। चित्रलेखा उन दोनों सांपों की बात बहुत ही आराम से सुन रही थी और उसे आज पता चलता है कि जो ये कोढ़ी के भेष में यहाँ हैं, ये इनके अंदर एक सांप बैठा हुआ है, उसी के कारण ये सब कुछ हो रहा है। और जो ये कोढ़ इनके शरीर से चू रहा है, ये सब उस सर्प के कारण है। क्यों? उनका जो सांप का जो जहर है वो अपना जहर छोड़ रहे हैं, और इसी जहर के कारण जो राजा की दशा है वो हो रही है। और ये एक पराक्रमी राजा हैं, जो इनकी हालात, इनके अंदर जो सांप बैठा है उसके कारण हो रही है। फिर वो अंदर वाला जो सांप है उस बाहर वाले सांप के लिए कहता है, दोनों आपस में जद्दोजहद कर रहे हैं, तो अंदर वाला सांप कहता है कि तुझ जैसा भी मैंने कोई सर्प नहीं देखा है। तुम जो ये यहाँ इतनी जो अपरंपार जो माया है, जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसका मतलब कितनी है उसकी कोई पता नहीं है, उस पर कुंडली तुम मार कर बैठे हो। जो ये धन माया जिस पर तुम बैठे हो, ये जन समुदाय कल्याण के हित के लिए जो ये धन पहुंच जाए तो कितने मानवों की जो रक्षा है, कितने मानवों का इससे फायदा होगा, कितने जनता का इससे फायदा होगा। और यदि यहाँ पर कोई सुन रहा है तो मेरी बातें ध्यान से सुनना। इनके मरने का मैं कारण बताता हूँ। जैसे ही कोई एक पीपा तेल का लाकर और उसे गर्म करे और उस पूरे तेल को बिल में छोड़ दे, बिल में गिरा दे, तो इनका नाश हो सकता है और फिर जो यहाँ की धन माया है उसे ले सकता है।
अब तो चित्रलेखा सुबह होने का इंतज़ार करती है और उन दोनों जो नाग देवता उनकी बातें सुनती है। जैसे ही सुबह होती है चित्रलेखा सबसे पहले और कोई काम नहीं करती है, तो वो अब उनका इलाज ढूंढने की कोशिश करती है। यहाँ पास में ही जहाँ पर राजा विक्रम की जो कुटी है, जहाँ पर राजा विक्रम लेटे हुए हैं, पास में ही एक आश्रम था। चित्रलेखा उस आश्रम में जाती है और वहाँ पर मुनि बाबा से कहती है कि मुनि बाबा मुझे एक गिलास गंगा जल दे दीजिए। तो वहाँ के जो बाबा हैं, जो वहाँ के आश्रम के जो मुनिवर हैं, वो कहते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हें गंगा जल का क्या करना है। तो चित्रलेखा कहती है कि मैं तंवर ध्वज की बेटी हूँ और मेरे पति यहाँ थोड़े परेशान हैं, मुझे ये गंगा जल अपने पति को पिलाना है और वो ठीक हो जाएंगे। तो जो मुनिवर हैं, उन मुनिवर चित्रलेखा को एक गिलास गंगा जल दे देते हैं। तो चित्रलेखा जैसे ही गंगा जल लाकर आकर राजा विक्रम से कहती है कि आपकी ये जो दवाई है, आप इसका सेवन कर लीजिए तो आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। राजा विक्रम चित्रलेखा के हाथ से वो गंगा जल पी लेते हैं और जैसे ही गंगा जल राजा विक्रम के पेट में जाता है और सांप के 100 टुकड़े हो जाते हैं और धीरे धीरे करके जो सांप के टुकड़े हैं वो मल के द्वारा बाहर आ जाते हैं और ऐसे ही धीरे धीरे जो राजा विक्रम है वो भी स्वस्थ हो जाते हैं और पूरी तरह जो उनके शरीर का जो कोढ़ है वो भी ठीक हो जाता है। जैसे ही राजा विक्रम पूरी तरह ठीक हो जाते हैं और तो चित्रलेखा राजा विक्रम से कहती है कि मैं तो राज्य में नहीं जा सकती, मैं एक स्त्री हूँ और आप राज्य में जाकर एक पीपा तेल का लेकर आओ। तो राजा विक्रम चित्रलेखा से कहते हैं कि तुम्हें तेल का क्या करना है। तो चित्रलेखा उनसे कहती है कि आप लेकर तो आइए, मैं उसके बाद में बताती हूँ। राजा विक्रम राज्य में जाते हैं और एक पीपा तेल लेकर आते हैं। चित्रलेखा उस तेल को गरम करती है और जैसे ही पीपे के तेल को गरम कर देती है और उस सारे तेल को बिल के अंदर छोड़ देती है, बिल के अंदर गिरा देती है। जैसे ही तेल बिल के अंदर जाता है और सांप नष्ट हो जाता है, सांप की जो मौत हो जाती है। उसके बाद चित्रलेखा राजा विक्रम से कहती है कि यहाँ ये जो गड्ढा है इसको पूरी तरह से खोद दीजिए, यहाँ पूरी तरह से खोद दीजिए। लेकिन फिर राजा विक्रम चित्रलेखा से कहते हैं कि आखिर यहाँ गड्ढा क्यों खोदना है, यहाँ क्या है। तो चित्रलेखा कहती है आप खोदिए तो सही। जैसे ही राजा विक्रम उस गड्ढे को खोदने लगते हैं तो वहाँ जो रखी हुई जो अपरंपार जो माया है जिसका कितनी है कोई अंदाज़ा नहीं होता है। तो चित्रलेखा और राजा विक्रम उस धन दौलत को उस पीपल के पेड़ से निकाल लेते हैं। तो चित्रलेखा अपने पति से कहती है कि आप मेरे पिता ने मेरा अपमान किया था, तो यहाँ पर एक मेरे पिता से भी अच्छा महल का निर्माण होना चाहिए। दोस्तों, जो अच्छे जो तरक्की के रास्ते पर जाता है वो अच्छे तरक्की के रास्ते पर जाता है तो वो काफ़ी ऊंचाइयों पर पहुंचता है, अच्छी तरक्की करता है। लेकिन जो बर्बादी की तरफ जाता है तो वो बर्बाद होता ही चला जाता है। दोस्तों, चित्रलेखा जब नहीं मानती है तो चित्रलेखा काफ़ी जिद करती है और राजा विक्रम कहते हैं मैं एक उज्जैन नगरी के जो राजा हैं, हम यहाँ महल नहीं बनाएंगे, हम उज्जैन नगरी में चलेंगे, आप हमारे साथ चलिए। लेकिन चित्रलेखा काफ़ी जिद करती है और कहती है कि यहाँ पर एक अच्छे से अच्छे महल का निर्माण कर दीजिए। लेकिन जब चित्रलेखा जिद पकड़ जाती है तो राजा विक्रम को वहाँ पर महल का निर्माण करना पड़ता है और वहाँ पर एक बहुत ही अच्छे महल का निर्माण हो जाता है। दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता है और एक दिन राजा तंवर ध्वज के ऊपर चित्रलेखा के पिता के राज्य के ऊपर एक ऐसा संकट आ जाता है कि दूसरे जो राजा हैं उन्होंने राजा तंवर ध्वज के ऊपर राज्य के ऊपर आक्रमण कर देते हैं।
दोस्तों जैसे जैसे समय बीतता है और एक दिन ऐसा समय आता है जो चित्रलेखा के पिता होते हैं, उनके राज्य के ऊपर दूसरे राज्य के जो राजा हैं वो आक्रमण कर देते हैं। इसमें राजा तंवर ध्वज जो होते हैं वो पराजित हो जाते हैं और वो अपनी जान बचाने के लिए अपनी पत्नी के साथ उस जंगल में आकर छुप जाते हैं। राजा के शरीर के ऊपर कपड़े भी बिल्कुल फटे पुराने हैं और कपड़े पूरी तरह फटे हुए हैं और राजा भूख प्यास के मारे जो उनका गला पूरी तरह से सूखा हुआ है, पूरी तरह से सूख गया है। और वो जैसे धीरे धीरे अपनी जान बचाते हुए जैसे ही वो चित्रलेखा के महल के पास से गुजर रहे थे, तो चित्रलेखा अपने पिताजी को पहचान लेती है। तो वो अपने सेवक को भेजती है कि आप इन जो ये व्यक्ति जा रहे हैं इनको बुला कर ले आओ। जैसे ही सेवक चित्रलेखा के पिता के पास जाकर कहता कि वो लड़की तुम्हें बुला रही है, चित्रलेखा के पिता वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये कौन है और हमें क्यों बुला रही है। जैसे ही चित्रलेखा के पिता महल के अंदर जाते हैं और जैसे ही वो महल के अंदर प्रवेश करते हैं, चित्रलेखा के पिता अपनी बेटी को पहचान लेते हैं। जैसे चित्रलेखा अपने पिताजी से मिलती है तो वो अपने पिताजी से क्या कहती है कि पिताजी, मैंने बस आपसे इतना ही कहा था कि मैं अपने भाग का खाती हूँ, देखा समय का जो चक्कर होता है, लेकिन आपने मुझे इस जो गलती का जो अपराध है, आपने मुझे इतनी जो बड़ी सज़ा दी, आपने मुझे एक कोढ़ी के पल्ले बांध दिया था, लेकिन मेरे भाग्य में तो एक सम्राट लिखा हुआ था, देखा मेरे भाग्य का चक्कर। लेकिन जैसे ही चित्रलेखा के मुंह से तंवर ध्वज जो होते हैं इस लफ्ज़ को सुनते हैं तो वो अपने शर्म के मारे अपनी नाड़ को नीचे को झुका लेते हैं और अपनी बेटी से अपने किए हुए अपराध की माफ़ी मांगते हैं कि बेटी मुझे माफ़ कर दीजिए। और चित्रलेखा अपने पिता से कहती है कि ये उज्जैन नगरी के राजा विक्रम हैं। तो इसके बाद राजा विक्रम और चित्रलेखा और जो उनके पिता होते हैं वो सब उज्जैन। राजा विक्रम अपनी सेना को अपने सुसर तंवर ध्वज के साथ भेजते हैं और उनका छीना हुआ राज्य उनको वापस दिलवाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। चित्रलेखा और राजा विक्रम अपनी उज्जैन नगरी चले जाते हैं और जो तंवर ध्वज जो होते हैं वो अपने राज्य में चले जाते हैं। दोस्तों ये थी एक मज़ेदार कहानी एक राजा विक्रम की, और भगवान गौतम बुद्ध इसको अपने शिष्यों से सुना रहे होते हैं। और जब भगवान गौतम बुद्ध इस कहानी को सुना रहे होते हैं तो सभी शिष्य उनकी कहानी को बहुत ही मन लगाकर सुन रहे होते हैं। दोस्तों यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रख सकते हैं। फिर मैं दोबारा से एक ऐसी ही नई और बहुत अच्छी कहानी दोबारा से लेकर आऊँगी। लेकिन मुझे तो ये कहानी बहुत अच्छी लगी, पता नहीं आपको कैसी। और अब मैं चलती हूँ और फिर लेकर आती हूँ। बाय, बेस्ट ऑफ लक।